जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का अपना 17 जनवरी का जो पेपर है। जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूपी का जो पेपर हुआ था आपका 17 तारीख का, 17 फरवरी को जो पेपर हुआ था। जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में यूपी का जो 17 फरवरी को पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर, 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें कि हम आपके सामने जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यूपी जीके या इंडियन जीके प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और उसके साथ साथ हिंदी, हम ये सभी क्वेश्चन इस वाले खास वीडियो में देखने वाले हैं आपके। किस तारीख के? 17 फरवरी 2024 का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, चलिए। और फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने इसके पहले डाल दिया है, अपलोड कर दिया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो आपके सामने चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 69 से स्टार्ट हुआ है आपका जीके क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? आप मुझे बताइए, क्या लैक्टिक एसिड पालक में पाया जाता है क्या? नहीं। तो लैक्टिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? दही में। क्योंकि कैंडिडेट ने तो गलत आंसर लगाया है ना। नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 70, गोदान निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है या किस लेखक के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है? तो सबको पता है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कब? 1936 में। जिन बच्चों ने पढ़ा है वही पता है, ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको पता है, मतलब कि एक रोड के वाले बच्चे से पूछेंगे आप उसको पता है, नहीं, जिसने पढ़ा है उसको पता है। तो 1936 में गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गया एक उपन्यास है। और लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 70 के बाद। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है? तो सभी जानते हैं भारत में 1954 में, कब? 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न के साथ साथ 1954 में पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये तीनों भी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कुछ लोग कहेंगे सर पेपर लीक हो गया, आप क्यों करा रहे हैं? अबे यार, पेपर लीक हो गया तो क्या पेपर दोबारा नहीं होना? 6 महीने में आ तो गया नोटिस, तो क्या इस क्वेश्चन जैसे नहीं आएंगे तो एक बार रिव्यू तो लेके जाइए, है ना। तो देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, उसको भी तो सुने आप ध्यान से। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यदि आप जानते हैं तो सुन लीजिए, कि नहीं पता है तो अभी आप पता कर लीजिए आज। देखो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूरे भारत पर। ये 26 जनवरी नवंबर है और ये 26 जनवरी है, क्योंकि संविधान देखो 26 नवंबर को अपनाया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ना कि 26 जनवरी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है हमारा, डी नहीं होगा, कैंडिडेट ने गलत आंसर लगाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 के 71 के बाद 72, 72 के बाद 73 देखते हैं। 73 आपके सामने लिखा है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए आपका 1930 हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं 1930 से आपको कुछ और याद आ रहा है क्या? तो 1930 में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? आप बता सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1910 के बाद 1911 में क्या हुआ था? 1911 में क्या हुआ था? हमारे भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया था? सॉरी, 1911 में जो है हमारे भारत में जॉर्ज पंचम जो है सबसे पहले भारत आए थे, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को स्वागत किया था। ठीक, 1940 के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। अगला देखो, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है ये किस राज्य का बसंत का त्योहार है? तो देखो, पता नहीं किस कैंडिडेट ने लगाया, हर बच्चे जो पढ़े हैं जानते हैं गुड़ी पड़वा हमारा कहाँ का है भैया? महाराष्ट्र का त्योहार है गुड़ी पड़वा। ठीक है, महाराष्ट्र का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 75 है
देखो मैं पेपर देने नहीं गया था, सिर्फ मुझे मेरे पास पेपर आया, सो आपको एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। 75वां क्वेश्चन है कि 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो जनगणना आपको अगर पता है कि सबसे पहले जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। उसके बाद पूर्ण रूप से जो सिंक्रोनाइज्ड जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पे। और ये कहते थे ये HW वॉरेन हेस्टिंग के समय पे, HW से मैंने याद रखा है, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन लॉर्ड मेयो जो पहले थे, इन्होंने पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है वे सबको सम्मिलित करके 1881 में जनगणना शुरू की थी। ठीक है, अच्छे से। लेकिन 1872 में ऐसे ही ऊपरी ऊपर से जनगणना कर ली गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। चलिए, तो लिखा है इसमें ये जो 10 की जनगणना है ये किसने शुरू की 10 की जनगणना को? 10 की जनगणना है हमारे 10th ईयर में होती है जनगणना, ये हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इस समय हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, मोटा भाई। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने लिखा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन जो कायाकल्प है निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। देखो, एक यूपी जीके समझ लो आप, चाहे वो इंडियन जीके में आ गया है। तो ऑपरेशन कायाकल्प याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट 78 में कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश देखो टिक लगा दिया भाई साहब उसने, सत्यमेव जयते, कैसा इंसान है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं आप नीचे, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट जो प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये आपका नैनीताल में स्थित है, याद रखेंगे। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। क्योंकि यहाँ देखो सभी उत्तराखंड के, अल्मोड़ा है, चमोली है, चंपावत है, सब उत्तराखंड में है, तो कन्फ्यूजन होगी, पढ़ना है, इसलिए नैनीताल में है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20, एवरीवन नोस। जिसने भी पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ, देखो मैं पहले ही कहता हूँ एवरीवन नोस मतलब जिसने पढ़ा है उनको पता है ये ग्रुप 20। ठीक है, G20 20 देशों का एक समूह है। क्वेश्चन 81 में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ग्रैंड कैनियन जो है हमारा, ये आपकी कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, ग्रैंड कैनियन। 82 में लिखा है कोलोराडो नदी, इंग्लिश में भी है यहाँ पर। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब देखिए, मैं जीएसटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसका पूरा नाम होता है जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले पूरे विश्व में देखा जाए तो फ्रांस ने लागू की थी अपने देश में। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लाया गया था वो कहाँ पर? असम राज्य में लगाया गया था। ठीक है, जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है सबका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका विचार सबसे पहले आपकी केलकर टास्क फोर्स जो थी, केलकर समिति, इसने ही जीएसटी के बारे में विचार दिया था। क्वेश्चन 83 आपके सामने है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो अब सभी को पता है भैया, मालदीव जो है भूमि साझा नहीं करता है, जबकि भूटान, म्यांमार और नेपाल टोटल 7 देश हैं जो कि भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। उनमें से भूटान, म्यांमार और नेपाल तो यहाँ है, लेकिन मालदीव नहीं है। अब वो सातों देशों के नाम आप सुन लीजिए। अफगानिस्तान है, कौन कौन से हैं पूरे नाम मैं आपको बता देता हूँ। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। जिसमें कि अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, 106 किलोमीटर की। कितनी? 106 किलोमीटर की। और जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, कितनी? 4096 किलोमीटर की। ठीक है, 4096 दशमलव कुछ और है,
तो इतनी बाउंड्री शेयर करता है अपने भारत देश के साथ बांग्लादेश, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 84 है कि टोक्यो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो सबको पता है किसकी राजधानी है? जापान की। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और बाली कहाँ की है? सुमात्रा की है। सुमात्रा की राजधानी बाली है। अगला है थंगका। देख लीजिए ध्यान से। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय जो है वो कला शैली है? तो थंगका जो हमारी सिक्किम की, कहाँ की? सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा किस में मिलती है? अरब सागर में। ठीक है, देखो प्रशांत महासागर ठोका है लड़का कैसा है। 86 का 87 देखिए। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो जो राधा और कृष्ण के गीत का गुणगान करते हैं, कजरी मत लगा देना उत्तर प्रदेश का, ये तो देखो लगा दिया साले ने, कजरी लगा के आया भैया। वो है रसिया, जो कि कृष्ण और राधा की प्रेम के बारे में गुणगान करते हैं। रसिया आंसर सही होगा। चरकोला भी उत्तर प्रदेश का है, ख्याल भी उत्तर प्रदेश का है, और कजरी भी उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, लेकिन जो राधा कृष्ण के बारे में है वो हमारा रसिया है। ठीक है। 88 में है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पाट मित्रों जो एप्लीकेशन है, ये जूट जिसको हम पटसन बोलते हैं, इसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके द्वारा जूट के जो हमारे लोग हैं बुनकर, उनकी खेती में थोड़ा इजाफा हो सके। 89 क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो है हमारी, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। आपको नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से किसे संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था, किसने, और इसे कलाकृति से सजाया था? तो ये कौन थे? नन अदर देन बट नंदलाल बोस, जिन्होंने कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डिजाइन और कलाकृति से सजाया था। देखो कठिन क्वेश्चन गलत कर दो तो एक अलग बात है, सरल भी गलत करके आए तो भाई साहब पीटो उसे धम से धर के। 91, हाल ही में निम्नलिखित में से विश्व के निम्नलिखित में से किस देश के में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, करंट अफेयर का है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमारे फ्रांस में जो है वो कवि और दार्शनिक थे थिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन 92 है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे? भाई साहब नरेंद्र मोदी थे। हम कुछ भी लगा देंगे तुम भी मान लोगे। 2014 में बन गए थे नरेंद्र मोदी जी, समझ रहे हो ना। 92 के बाद आइए 93 में क्वेश्चन। 93 में लिखा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तो जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं भैया? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 94 में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि और केसरी हिंद की उपाधि, आपको ध्यान है किसने केसरी हिंद की उपाधि? आपके महात्मा गांधी ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। किसके द्वारा? 13 अप्रैल 1919 का हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, इसके नरसंहार के कारण इन दोनों ने अपनी उपाधि त्याग कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि कौन सी केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। ये कामागाटा मारू जो हादसा है इसका पढ़ना जहाज के बारे में बहुत बढ़िया है। कामागाटा मारू एक जहाज डूब गया था। 95 आपके सामने है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या नहीं बता पाएंगे आप? नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए जरा। नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है।
क्वेश्चन 96 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, नौरोजी टाटा, जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा, आपको सब सही लगेगा। बस यहाँ पर आंसर जो है सर दोराबजी टाटा जो है टाटा स्टील के संस्थापक थे। 97 है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा जो है वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन आपके मथुरा में किया गया है। ये यूपी जीके का सवाल बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव कार्ड लॉन्च किया है रुपे किसने? इंडसइंड बैंक ने। ठीक, इंडसइंड बैंक ने। ये भी करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, यायात्सो, भैया क्या नाम है? नाम पढ़ो पहले ध्यान से, आप पढ़ भी पाएंगे अच्छे से कि नहीं? क्या लिखा है? यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज जो है ये कहाँ पर स्थित है भैया? यायात्सो लद्दाख में स्थित है। अरे नाम ही नहीं लिख रहा यायात्सो, यार क्या कहे। चलिए, 101 में है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होंगे नियुक्त करेगा? तो ये आपके सिर्फ एक कलेक्टर को नियुक्त करेगा, कोई भी सहायक कलेक्टर नहीं आएगा। 102 वर्तमान में कहाँ पर? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160, 180 लगा के आया है, इसको ठोको ठाकर जो भी आया है 160 है। नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, मत लगाओ। 103 भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे भैया स्वतंत्रता के बाद? श्री गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 104 निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये कौन सी है भैया? ये आपकी है मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि महिलाओं को क्या करना है? सुरक्षा, सलामी और आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए सशक्त बनाना है। तो मिशन शक्ति है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो किसे नहीं पता होगा यार, बिहार, हरियाणा, 9 राज्यों को छूती है टोटल उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा। तेलंगाना को कहाँ से छूगी? ये साउथ में है ना? कितना बाह्य से सवाल पूछ लेगा तेलंगाना। देखो, आइए, तभी पेपर लीक करा दिया है सालों ने। 106 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनामुडी जो हमारी है ये आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। 107 हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट और आप लगाना सीख जाओ, बिंदी आ जाओ भैया। 107 निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए क्या दिया गया शब्द सुसंगत ठीक है? तो सुसंगत का मतलब क्या होता है भैया? मतलब जो संगत सही दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही मैच है इसमें। ठीक है, देखो, जो पहले ना हुआ हो उसे होनहार कहते हैं क्या? गलत। शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु? अरे नहीं भाई साहब, आदि से अंत तक अगोपांत, ये सही है ना? आदि से अंत तक जो है वो अगोपांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 108 श्रुति सम भिन्न अर्थी शब्द युग निर्विवाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? दोनों निर्विवाद लिखे हैं, दोनों का अर्थ क्या है? तो पहले निर्वाद का अर्थ है निंदा और इस निर्विवाद का अर्थ है विवाद रहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
देखो मैंने भी हिंदी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी लगा दूंगा मैं। निर्विवाद का मतलब कोई विवाद ना हो, तो विवाद रहित आ गया। और इसका निर्वाद का मतलब है निंदा करना। 100 निम्नलिखित में से उस अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है भैया, पढ़ लो। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। 110 में देखिए, 110 आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो सांप का सांपिन होता है, गलत। सही है भैया। तनुज का तनुजा, ये भी सही है। चूहा का चूहिया, ये भी सही है। बनिया का बनियान नहीं। अरे देख रहे हो, बनिया का बनियान लिख दिया है भैया, पहनने वाली बनियान। आ जाओ। तो बनिया का बनियान नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बधु शब्द का बहुवचन होगा बधुएं, है ना, क्योंकि कई सारे ऑप्शन देखो आप कन्फ्यूजन खा जाएंगे। बधु शब्द का ऑप्शन हो जाएगा बधुएं, ऑप्शन नंबर सी। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, गुड। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, इसमें कौन सा कारक है आपका, इस ये आपका संप्रदाय कारक है। संप्रदान कारक है। किसको दी, बच्चे को, संप्रदान कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपका उल्लू, उल्लू जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, उल्लू आपका तद्भव शब्द है। 104, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो आपका इसमें से जो शुष्क है वो एक तत्सम शब्द है, ठीक। चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं। तो कौमुदी और ज्योत्सना, जो कि कामनी शब्द के पर्यायवाची हैं। 116, निम्नलिखित में से निश्चय सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चय सर्वनाम इसमें क्या है भैया, यह है, ये एक निश्चय सर्वनाम है। कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। कवि प्लस ईश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका प्रश्न सूचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण है। देखो आप ईमानदार है, इसका मतलब आपका ये गुण है ना, गुणवाचक है। संख्या कहाँ से आ गई, ना परिणाम है ना सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा भैया, रमेश ने खिलौने खरीदे। रमेश ने क्या खरीदे, खिलौने। भौतिकी में कौन सा प्रत्यय हुआ है उपयोग। तो भौतिकी मतलब ई। निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर, ये उपसर्ग है। 123, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो ये आपका देहलता जो है, इसमें लता रूपी देह, ये सही समास विग्रह नहीं हुआ है, ठीक है, देहलता। 123 के पास 124, आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आकर्षण शब्द का विलोम शब्द जो होता है भैया विकर्षण, लगेगा अनाकर्षण नहीं, विकर्षण सही आंसर है। सब और संपत्ति का होना, इसका अर्थ क्या है, मतलब आगे कुआ ना पीछे खाई, आगे कुआ और पीछे खाई, ये सब और विपत्ति का होना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। क्या है, निर्वेद, ठीक है। क्योंकि देखो आगे आने वाला पेपर जो होगा वो भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा। फिर पेपर लीक हो गया तो फिर से पेपर कराओ, ये सरकार को बस पेपर ही कराते रहो और कुछ नहीं है, रिजल्ट ना दो बस तुम। शिल्पगत आधार पर छोटे दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा जो छंद है वो क्या है, सोरठा। सोरठा, रहीमन पानी राखी ये बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है। तो भेद में देखो भिन्नता भी होती है, प्रकार रहस्य होते हैं, भेद में मूल्य नहीं होता है कभी भी, तो यही गलत है। गाय मीठा दूध देती है, ठीक, तो इसमें किस काल का प्रयोग हुआ है भैया, सामान्य वर्तमान काल। गाय मीठा दूध देती है, वर्तमान में देती है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य, तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य, भाव वाच्य, कौन सा, भाव वाच्य। कान पर जू न रेंगना, मतलब कान पर जू नहीं रहेगा उसके, है ना। तो क्या टिक लगाती है भाई, सबके बहुत दुख होना, देख रहे हो,
कुछ असर ना होना, देखो कितना सरल है, फिर भी गलत कर दिए हो, कुछ असर ना होना। आइए अब देखो, ये थोड़ा गद्यांश तो दिया गया, आप इसको पढ़िए, मैं दिखा देता हूँ, देखो इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक। और नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर। तो 133 से देखिए, अब 133 का आंसर जो हमारा गद्यांश का है शीर्षक, ये है आपका श्रद्ध सुदृढ़ जीवन का आधार, इसका सही आंसर है। समस्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समस्त का पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण, सभी जानते हैं, ठीक। सब जानते हैं, समस्त मतलब पूरा, संपूर्ण माने भी पूरा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन श्रेय सापेक्ष का आशय बताइए। तो इसका सापेक्ष जो है वो, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, ऑप्शन नंबर सी। 136 आपके सामने, गांधी जी पापी किसे मानते थे भैया? तो गांधी जी श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे, मतलब मेहनत करो। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर क्या है? बिना श्रम भोजन करने वाला चोर है। देखो इसमें लिखा भी है ऊपर, अगर गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं दिया गया है कि बिना श्रम करने वाला जो है वो चोर है। देखो लिखा है बिना श्रम किए भोजन करता है ना, ऋषि मुनियों का है, वह वस्तुतः चोर है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 138 है कि वह बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है, क्या है ये? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मृदु शब्द का पर्यायवाची क्या है? मृदु मतलब क्या होता है? कोमल, मुलायम और मृषण। तो सब पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? कूल। श्रुति सम भिन्नार्थी, वही जैसे दिन दीन का सही अर्थ में कितने से कौन सा है? तो दीन माने होता है क्या? बहुत गरीब है भाई साहब, और दिन मीन्स दिवस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुझे पता है, देखो मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी आंसर आ रहा है मुझे तो ऐसे ही। आंखों के सामने क्या होता है? बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष होना किसी चीज का, डायरेक्ट आंखों के सामने होना। पंचवटी किसने लिखी है भैया? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की किताब है, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। इस पंत ने लगा दिया है, ये इनकी जो है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की नीरजा किताब है, ठीक। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा आपकी अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है, ऑप्शन नंबर सी से। देखो संस्कृत लगा दिया लड़के ने। तो जितने भी आपके हिंदी और जीके क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने सब कर लिए हैं 69 से लेकर 144 तक। इस वीडियो में 69 से लेकर 140 तक क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो जीके और हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें कि हमने यूपी जीके, करंट अफेयर्स और इंडियन जीके जो भी है सब कर ली है, साथ में हिंदी क्वेश्चन कर लिए। अब आपसे मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।